जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 182 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं। क्या दोस्तों? कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं मैं समुद्र हूँ। उनसे कह दो कतरा नहीं मैं समुद्र हूँ। डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से सभी बहनें पढ़ेंगी। आज जिस भी बहन को देखने में अगर क्वेश्चन की दिक्कत हो रही है, अपने मोबाइल की क्वालिटी को आप लोग पहले बढ़ा लीजिए। अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ाइए, मोबाइल की क्वालिटी को सेटिंग में जाइए और मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक ना। 360 PM कर दीजिए, आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको दिखने में अगर दिक्कत हो रही है कि नहीं सर दिख नहीं रहा है, तो आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। अब क्लास को शुरू किया जाता है। क्वेश्चन एक नंबर क्या दिया है? प्रसूति काल के दौरान योनि से निकलने वाले स्राव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? क्या लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं? ऑप्शन बी दिया है लोकिया कहते हैं, ऑप्शन सी दिया है प्रसव कहते हैं, ऑप्शन डी दिया है कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? प्रसूति काल के दौरान योनि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? तो प्रसूति काल के दौरान योनि से निकलने वाले स्राव को लोकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकिया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है कि इसमें रक्त श्लेष्मा जो होता है ना, इसमें रक्त श्लेष्मा और गर्भाशय के ऊतक होते हैं और यह क्या करते हैं, यह आमतौर पर कई हफ्तों तक रहते हैं। कितने? कई हफ्तों तक। ये आमतौर पर कितने हफ्तों तक रखते हैं? कई हफ्तों तक रहता है, ठीक है ना। कई हफ्तों तक रहता है। इस बात को आप लोगों का क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक गायनोकोलॉजिकल रोग जिसमें लगातार योनि से होकर मूत्र रिश्ता रहता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्या वेंसिको वेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन बी दिया वेजाइनल एट्रेसिया, ऑप्शन सी दिया रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन डी दिया गर्भाशय प्रोलेप्स। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा से पढ़िए। एक गायनोकोलॉजिकल रोग जिसमें लगातार योनि से होकर मूत्र रिश्ता रहता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? तो कहलाता है क्या?
वेसिको ना वेसिको वेजाइनल फेस्टुला कहलाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये वेसिको वेजाइनल फेस्टुला जो है एक समान संबंध या मार्ग है जो कि मूत्राशय और योनि के बीच ना, किसके? मूत्राशय मूत्राशय और किसके बीच? योनि के बीच, ठीक ना। योनि के बीच ना क्या करता है? योनि के बीच बन जाता है, जिससे क्या होता है कि मूत्र जो है योनि के माध्यम से रिश्ता रहता है ना। क्या होता है कि मूत्र जो है योनि के माध्यम से रिश्ता रहता है, ठीक। क्या है? वेसिको वेजाइनल फेस्टुला जो है यह एक समान संबंध है ना, या एक मार्ग है जो कि मूत्राशय और योनि के बीच में बन जाता है। और क्या होता है कि जब ये मूत्राशय और योनि के बीच में बन जाता है, जिससे क्या होता है कि मूत्र योनि के माध्यम से रिश्ता रहता है ना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पेल्विक शोथकारी रोग के लक्षणों में शामिल है, तो क्या शामिल है? क्या निचले उदर में दर्द, ऑप्शन बी दिया है बुखार, ऑप्शन सी दिया है योनि से अनियमित एवं अत्यधिक रुधिर स्राव, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे भाई कि तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिस भी बहन को देखने में अगर दिक्कत हो रही है, अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए बहन, देखने में दिक्कत नहीं होगी। पेल्विक शोथकारी रोग के लक्षणों में शामिल है, तो पेल्विक शोथकारी लक्षणों के में शामिल कौन है? तो निचले उदर में दर्द बिल्कुल सही है, बुखार बिल्कुल सही है, योनि से अनियमित अत्यधिक रुधिर स्राव ये भी सही हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि नहीं सही होगा? उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा बहन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि एक दीर्घकालिक शराबी मरीज उसके शराब सेवन के लिए अपने पारिवारिक वातावरण को दूषित ठहराता है, ठीक। वह कौन सी रक्षात्मक प्रतिक्रिया प्रयोग करता है? तो कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया प्रयोग करेगा भाई? क्या प्रक्षेपण करेगा, प्रतिवाद करेगा, युक्तिकरण करेगा या उदातीकरण करेगा? तो क्या करेगा भाई? क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है बहन, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि एक दीर्घकालिक शराबी ना, दीर्घकालिक शराबी मरीज उसके शराब सेवन के लिए अपने पारिवारिक वातावरण को दोषी ठहराता है। वह कौन सा रक्षात्मक प्रक्रिया प्रयोग कर रहा है? तो कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया प्रयोग कर रहा है भाई? तो कर रहा है प्रक्षेपण का। किसका? प्रक्षेपण का। हमारा राइट आंसर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक रक्षात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? अपने स्वयं की अस्वीकार भावनाओं को दोषी किसको ठहराता है? अपने परिवार वालों को ठहराता है ना। मतलब इसके कहने का मतलब कि मैं शराब जो पी रहा हूँ ये हमारे परिवार वालों का देन है, इन्हीं का कारण है, इनके वजह से मैं शराब पी रहा हूँ। मतलब जो भी करेगा, गलतियाँ करेगा, वो अपने परिवार वालों को ठहराएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रक्षेपण होगा ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? एक दुर्बल स्थिति, एक दुर्लभ स्थिति जिसमें एक व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तित्व पाया जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? कि सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर या भ्रम, ऑप्शन क्या दिया है? सी मनोविदलता, ऑप्शन डी दिया बहुव्यक्तित्व विकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा से पढ़िए। एक दुर्लभ स्थिति जिसमें एक व्यक्ति है, व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तित्व पाया जाता है तो कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? बताइए जल्दी से। वह क्या कहलाती है? तो व्यक्तित्व विकार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यक्तित्व विकार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, व्यक्तित्व विकार जिससे क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको और किस नाम से जाना? व्यक्तित्व विकार जो है इसको और किस नाम से जानते हैं भाई? बताइए जल्दी आप लोग, इसको और किस नाम से जानते थे? इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव आरडेटिट। क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव आरडेटिटी। क्या बोलते हैं? आरडेटी डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? आरडेटिट डिसऑर्डर ना, डिसऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर, ठीक ना।
इतना क्लियर हुआ। इसको इस नाम से भी जानते हैं, बहुव्यक्तित्व विकार को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? किसको जाना जाता है? बहुव्यक्तित्व विकार को जाना जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पार्किंसन रोग का शुरुआती लक्षण है। तो पार्किंसन रोग का शुरुआती लक्षण क्या है? क्या झटके? ऑप्शन बी दिया कठोरता, ऑप्शन सी दिया है अकिनेसिया, ऑप्शन डी दिया है ट्रेकिकार्डिया। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो पार्किंसन रोग को शुरुआती लक्षण क्या है? झटके है इसके। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ा जाए भाई। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि मेनिजेज परत होती है। तो मेनिजेज परत किसकी होती है? क्या मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की होती है, फेफड़ों की होती है, किडनी की होती है, या हृदय की होती है? तो मेनिजेज परत जो होती है वो किसकी होती है भाई? तो मेनिजेज परत जो होती है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की होती है। राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी को देखने में दिक्कत हो रही है तो अपने मोबाइल की क्वालिटी को, बहन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। पहले तो आप लोग ये बताइए कि सुबह जो 7 AM पे क्लास ली गई थी, क्या आप लोगों ने उसको पढ़ा? 151 सी क्लास थी भाई। वो क्लास हम लोग की कौन सी थी? 181 नंबर की क्लास थी। ये हम लोग की कौन सी क्लास है? तो 182 नंबर की क्लास है। तो क्या आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग की क्लास जो 181 नंबर की क्लास है उसको पढ़ी? उसको पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जो नहीं पढ़ा है भाई जाकर के 181 नंबर क्लास की सुबह 7 AM पे लिया गया था उसको पढ़ ले। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या सम्मिलित है? क्या मस्तिष्क सम्मिलित है, मेरुरज्जु सम्मिलित है? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। ऑप्शन डी दिया केवल मेरुदंड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या सम्मिलित है भाई? तो उसमें सम्मिलित है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए, स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है? स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है भाई? तो कौन देता है पलायन नामक प्रतिक्रिया को? क्या प्रानुकंपी स्नायु तंत्र, ऑप्शन बी दिया अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी दिया दैहिक तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 9वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, राइजिंग आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसके साथ ना क्या होता है? टैचिंग कार्डिया और हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ब्रैडिकार्डिया और हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी दिया टैचिकार्डिया और हाइपरटेंशन। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। राइजिंग आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसके साथ, तो इसके साथ क्या होता है? तो इसके साथ होता है ब्रैडिकार्डिया और हाइपरटेंशन होता है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूरॉन और पेशी कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर को कहा जाता है। न्यूरॉन और पेशी कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या सेरोटोनिन कहा जाता है, एसिटाइलकोलाइन कहा जाता है, या डोपामाइन कहा जाता है, एडाफार्मिन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? न्यूरॉन और पेशी कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर को कहा जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एसिटाइलकोलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटाइलकोलाइन कहा जाता है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा ना। गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन किसी का भी, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, सुनिए, उसके बाद ही तुरंत लगाइए। पोर्टल सर्कुलेशन संबंधित है। तो पोर्टल सर्कुलेशन किससे संबंधित है? क्या मस्तिष्क से, हृदय से, फेफड़े से, या लीवर से? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। पोर्टल सर्कुलेशन संबंधित है। तो पोर्टल सर्कुलेशन किससे संबंधित है बहन? तो यह संबंधित है लीवर से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर डी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, क्या पूछा है भाई कि वेरिसोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। तो वेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। क्या छोटी माता, चेचक, खसरा या रूबेला? राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए। वेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग कौन सा है? क्या भाई इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी बहन बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का? सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी बताइए। रूपा विश्वकर्मा जी बता दे भाई। और कौन है भाई? रश्मि सोम जी बता दे। आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? आरवी चौधरी जी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? तुरंत कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बहन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेचक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेचक होगा, ठीक ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए। एक गंभीर श्वसन विकार जो काली खांसी तथा प्रचुर स्राव द्वारा लक्षणित है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? स्कारलेट फीवर कहा जाता है, डिप्थीरिया कहा जाता है, परदूसिस कहा जाता है या टिटेनस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? एक गंभीर श्वसन विकार जो काली खांसी तथा प्रचुर स्राव द्वारा लक्षणित होता है कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है भाई? तो उसको कहा जाता है क्या? परदूसिस कहा जाता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बहन? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। परदूसिस जो है आमतौर पर काली खांसी के नाम से जाना जाता है। परदूसिस को किस नाम से जाना जाता है? तो आमतौर पर काली खांसी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्थित मायूटल अपर्याप्तता और स्टेनोसिस का एक प्रमुख कारण है? क्या दस्त होगा, टाइफाइड होगा, वात रोगग्रस्त बुखार होगा या मलेरिया होगा? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्थित मायूटल अपर्याप्तता और स्टेनोसिस का प्रमुख कारण है? तो क्या होगा? वात रोगग्रस्त बुखार होगा। राइट आंसर हो जाएगा बहन, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वात रोग बुखार जो है क्या करता है? हृदय के वाल्व को नुकसान पहुंचाता है। किसको नुकसान पहुंचाता है? वात रोगग्रस्त जो है, वात रोगग्रस्त बुखार जो है किसको नुकसान पहुंचाता है? तो हृदय वाल्व को। किसको? हृदय वाल्व ना, हृदय वाल्व को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक ना। क्या करता है भाई? नुकसान पहुंचाता है। इतना तो क्लियर हुआ भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल है। तो क्या लेटेट अवधि है, क्वारंटीन है या इन्व्यूसवेशन अवधि है या टर्मिनेशन अवधि है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी बताइए, इस क्वेश्चन को आप बताइए तो। शांति वाजपेयी जी आप भी बताइए, सीमा देवी जी, बीबा जी आप बताइए, बीबा जी बताइए, रख आरवी चौधरी जी इस कमेंट कीजिए तो बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? रेखा सिंह जी आप भी कमेंट कीजिए, तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगी के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल है। तो इसके बीच का समय अंतराल क्या है भाई? बताइए जल्दी से। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इन्व्यूसवेशन अवधि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ। अब किसी का भी भाई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बहन का। हीमोग्लोबिन से कम होने पर एक महिला को गंभीर एनीमिया होने का पता चलता है। तो हीमोग्लोबिन यानी कितना ग्राम हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा कि जो एक महिला में गंभीर एनीमिया का पता चलेगा? क्या 7 ग्राम प्रति डीएल, 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर मानना हो जाएगा, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर या 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर? तो राइट आंसर क्या होगा? तो एक महिला है जिसको कितना ग्राम हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा जिसको गंभीर एनीमिया होने का पता चलता है। तो कितना ग्राम हीमोग्लोबिन कम होगा भाई? 17 नंबर का कितना ग्राम कम होगा? तो ये कम होगा 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहन? ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये किसके थ्रू माना जाता है? तो यह किसके थ्रू माना जाता है 7 ग्राम? तो ये माना जाता है WHO के ना, WHO के अनुसार कितना कम हो जाएगा तो इसको गंभीर एनीमिया माना जाएगा 7 ग्राम। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया बहन।
क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, 16 नहीं होगा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए, क्या पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाक से खून बहने का प्राथमिक उपचार क्या है। गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी, ध्यान से कीजिए। नाक से खून बहने का प्रथम उपचार क्या है। मरीज को आगे की ओर झुकाएं और मुंह से सांस लेने को कहें। ऑप्शन बी दिया है, मरीज को पीछे की ओर झुकाएं और मुंह से सांस लेने को कहें। ऑप्शन सी दिया है, मरीज को सपाट सतह पर लेटा दें। ऑप्शन डी दिया है, मरीज को पानी पीने और सांस खींचने के लिए प्रोत्साहित करें। अब राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है बहन कि नाक से खून बहने का प्राथमिक उपचार क्या है। सभी बहने कमेंट करें, बताइए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, आप क्लास में एब्सेंट क्यों हो रही हैं भाई। चंद्रकला देवी जी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही है बताइए। बीबा जी आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पुष्पाचार्य जी, रंजना राजभर जी बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। आरवी चौधरी जी बताइए बहन। आरवी चौधरी जी कमेंट कीजिए बहन, तुरंत कमेंट कर दीजिए। रेखा सिंह जी आप बता दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का कि नाक से खून बहने का प्राथमिक उपचार क्या होगा भाई। तो नाक से खून बहने का जो प्राथमिक उपचार होगा, मरीज को आगे की ओर झुकाएं और मुंह से सांस लेने को कहे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का आप गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, दांत एक एनिमल किससे बना है। तो दांत एक एनिमल है जो किससे बना है। क्या कैल्शियम क्लोराइड से बना है, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, या कैल्शियम फास्फेट से। क्वेश्चन बस आप लोगों को लगेगा कि हम लोग किए हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का बस लैंग्वेज चेंज है। ऑप्शन सब कुछ वही रखा गया है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आंसर भी वही होगा, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। बता दीजिए तो दांत का एनिमल किससे बना है। बस इतना आसान क्वेश्चन तो हमारी सारी बहनें कर लेंगी। क्या भाई इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, कैल्शियम फास्फेट होगा। बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसने किसने ऑप्शन नंबर डी लगाया भाई, किसी का गलत तो नहीं हुआ। सभी बहनें बताएं क्या 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया। स्काल्ट, स्काल्ट का मतलब के कारण हुई जलन है। तो क्या ज्योति होगा, नम उष्मा होगा, रसायन होगा, या विद्युत होगा। राइट आंसर क्या होगा भाई आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन हम लोग पहले इसको कर चुके हैं, दोबारा से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, बता दीजिए तो। स्काल्ड का मतलब के कारण हुई एक जलन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 20वें नंबर का। तो 20वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बॉन नम उष्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, ब्रेक बोन बुखार संक्रमण के साथ आम है। क्या कैलिस्ट्रीडियम टेटानी, साल्मोनेला टाइफी, डेंगू वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस पियोजेनियस। राइट आंसर क्या होगा बताइए तो जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। संगीता पटेल जी कमेंट कर दीजिए बहन, तुरंत कमेंट करिए। विभा जी बहन उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, हवा में उड़ने लगे तो। आरवी चौधरी जी उड़ा दीजिए क्वेश्चन को एकदम जहाज की तरह। रेखा सिंह जी भाई सभी बहनें कमेंट करते। चंद्रकला देवी जी बहन आप बहुत अपसेट करती हैं। आप इतने पढ़ने में अच्छी हैं, लेकिन आप जब क्लास को किसी टाइम अगर आप अपसेंट कर देती है, अपसेंट हो जाती है, तो मैं देखता रहता हूँ कि कौन सी हमारी बहन जो क्लास में आई हैं, कौन नहीं आई हैं। और भी अब चंद्रकला बहन जी न आए तो और दिक्कत वाली बात है। आप लोग अगर आप चंद्रकला बहन जी एब्सेंट हो जाएं, संगीता पटेल जी एब्सेंट हो जाएं, शांति वाजपेयी जी एब्सेंट हो जाएं, बीबा जी एब्सेंट हो जाएं, ये सभी लोग एब्सेंट हो जाएं तो क्या मतलब निकलेगा बताइए। आप ही लोगों के लिए बहन मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, रात रात भर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, टाइप करवा रहा हूँ, फिर ला करके आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करें कि एब्सेंट। सर आप कितना ही भी कुछ कर लीजिए, हम लोग एब्सेंट होकर दिखाएंगे। आप हम लोग को जानते नहीं है अभी हम लोग कितना एब्सेंट करते थे ना। तो क्या बात है भाई, ऐसा मत कीजिए बहन। 10-15 दिन की बात है, खूब मेहनत लगा के जी जान लगा करके पढ़ लीजिए। नौकरी आपके हाथ में, हाथ से आई हुई नौकरी आपकी चली जाएगी। हाथ में आई हुई नौकरी चली जाएगी, फिर कब वैकेंसी आएगी बहन, कब आप लोगों की वैकेंसी नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अब 15 दिन तो भूल जाइए और अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि क्वेश्चन कैसे देना है, क्या करना है, सब मैं क्वेश्चन दूंगा। सिर्फ आप लोगों को तैयार करना है। जितनी कम समय में क्वेश्चन दे दूंगा, तैयार आप लोगों को कर लेना है, बस यही है। जाके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पा के उड़ा देना है, हवाई जहाज की तरह हवा में एकदम। क्वेश्चन नंबर 21 को दोबारा से पढ़िए। ब्रेन बोन क्या पूछा है बहन कि ब्रेन बोन बुखार संक्रमण के साथ आम है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का आप लोग बता दीजिए तो। अरे भाई डेंगू वायरस, ब्रेन बोन को किस नाम से जाना जाता है, तो डेंगू वायरस के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई इतना आप लोग पढ़ने में अच्छी है तो फिर भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन कुछ
करेंगे, टाइम लगाएंगे तो गलत बात है। महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है? क्या रजनोवृत्ति से, किशोरावस्था से, माहवारी से, रजोदर्शन से? महिलाओं में देखिए भाई, क्वेश्चन को संगीता पटेल जी गलत कर सकती हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों बोला हूं कि आप गलत कर सकती हैं। महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है? क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है, इसको पकड़िए। किससे होती है? क्या रजनोवृत्ति से होती है, किशोरावस्था से होती है, माहवारी से होती है, रजोदर्शन से होती है? क्वेश्चन गलत हो सकता है ऑप्शन को देख करके। संगीता पटेल जी क्वेश्चन को पकड़िए, इस किससे शब्द को पकड़ लेंगी आप तो कर लेंगी। अगर गलत हो जाएगा ना तो अब कान उन पकड़ के आपको मारेंगे बहुत, समझ लीजिए, आपको मार पड़ेगी भाई, इस बात को जान लीजिए। आपसे गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपको बहुत बताया हूँ इस क्वेश्चन को। घूम गया है क्वेश्चन, बस पकड़िए यहाँ पे। 22 नंबर को कर दीजिए। तो अगर 22 नंबर को आपने गलत कर दिया तो समझिए कि आपने हमको दुखी कर दिया, क्योंकि मैं आपसे ये आशा नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको गलत करेंगी। समय दे रहा हूँ आपको 10 सेकेंड का, पूरी ताकत लगा दीजिए दिमाग की और कर दीजिए। कमेंट कीजिए आप जल्द से जल्द। आपका समय समाप्त होता है बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी बहन कमेंट कीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन को गलत तो नहीं किया आपने। मैं आपका कमेंट चेक करूंगा। 22 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए आप तुरंत अभी, जस्ट मैं अभी देखूंगा कि आप उतने टाइम में किए हैं या नहीं किए हैं। 22 नंबर का कमेंट कीजिए कि आपसे गलत हुआ या सही हुआ। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए। आप लोग इस तरह से गलती करेंगे तो आप लोग को मार पड़ेगी भाई, अब समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? क्या रक्तदाब का संधारण, भोजन के पचाने में सहायता, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना? ऑप्शन डी दिया, शरीर में आयोडीन के स्तर को नियंत्रित करना। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट करें, तुरंत कमेंट कीजिए आप लोग। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो प्रमुख कार्य है वो शरीर में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करना। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? गलत नहीं होना चाहिए किसी बहन का। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? क्या 95 डिग्री, 97 डिग्री, 96, 98.6 डिग्री, 96.8 डिग्री? बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 सभी बहने कर दे इस क्वेश्चन को, तो राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी, 98.6 डिग्री होगा। क्या होगा? 98.6 डिग्री हो जाएगा हमारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो मनुष्यों में अंतःस्रावी पूछा है, ग्रंथि नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो क्या शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या यकृत ग्रंथि? तो मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है भाई? 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अधिवृक्क ग्रंथि भी है, शीर्ष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, लेकिन मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि जो नहीं है तो यकृत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, दाहिना फेफड़ा विभाजित होता है क्या एक लोब में, 3 लोब में, 2 लोब में या 4 लोब में? तो कितने में होता है भाई, विभाजित होता है? 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। तो दाहिना फेफड़ा विभाजित होता है तो 3 लोब में विभाजित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। क्या मांसपेशियां होगा, रेशे होगा, हड्डी होगा या कोशिका होगा? मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक कौन सा हो सकता है जो उसके उदाहरण को पहचान सकते हैं भाई? 27 नंबर का क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। अरे भाई यहाँ पे हड्डी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टाइम मत लीजिए भाई, पूरी एकदम ताकत लगा के, पूरी दिमाग लगा के पढ़िए यहीं पे। ये नहीं कि सोचने लगे कि अभी वहां जाना है तो ये करना है, तभी चाट खाने जाना है, तो वो क्या कहते हैं, फुल्की पानी पूरी खाने जाना है, तो अभी ये करना है, वो करना है, खाना बनाना है, बर्तन धुलना है, तो सब ये सब कुछ नहीं सोचना है। पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही कुछ सोचना है, कुछ करना है, ठीक ना? हाँ अगले क्वेश्चन में चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? क्या मेडुला में,
पांस में, अनुमस्तिष्क में या थैलेमस में। तो श्वसन केंद्र पूछ रहा है ना, श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? बताइए जल्दी से, आप लोग सोचिए, तुरंत सोचिए भाई, क्या हो सकता है? लगाइए, इस आंसर को लगाइए, आप लोग लगा सकती हैं बहन, कर सकती हैं इस क्वेश्चन को, बता दीजिए। तो भाई सभी बहनें बता दे तो श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है भाई? तो किस भाग में अवस्थित होता है बहन? तो मेडुला में अवस्थित होता है बहन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत तो नहीं किया आप लोगों ने, कोई बहन, हम आशा नहीं करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को गलत की होगी ना। 28 नंबर क्वेश्चन कर लिए बहन। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। बहुत बहन बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 को। 1 मिनट हम लोग पीछे चल रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, 1 मिनट पीछे चल रहे हैं, 30 मिनट हो चुका है। इसको कीजिए जल्द से, तुरंत टाइमिंग पकड़िए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है क्या? किसमें? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में जमा होती है? बताइए जल्दी से, आप लोग बताइए 29 नंबर का। तो किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है बहन। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। तो हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं कितनी होती हैं? क्या 100 मिलियन होती हैं, 200 मिलियन, 400 मिलियन या 600 मिलियन? तो हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, बताइए तो कितनी कोशिकाएं होती हैं बहन? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो कितनी कोशिकाएं होती हैं हमारे फेफड़ों में? तो 600 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सी रुधिर वर्ग संभव है? क्या केवल ए, केवल बी, केवल ए बी या ए बी ओ और ए बी चारों? बताइए अब। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सी रुधिर वर्ग संभव है? तो कौन सी रुधिर वर्ग संभव है? बताइए 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? देखिए तो इसमें क्या संभव है? ए बी ओ और ए बी चारों संभव है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कि क्वेश्चन आप समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें चारों हो जाएगा ना, चारों होगा। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए आप लोग। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 32। घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं है? घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? क्या नाइट्रेट नहीं है, फास्फेट नहीं है, कैल्शियम नहीं है, रेत नहीं है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए और लगाइए इस क्वेश्चन के ऑप्शन को, बताइए तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें 32 नंबर में भाई तो नाइट्रेट हो जाएगा, फास्फेट भी हो जाएगा, कैल्शियम भी हो जाएगा, लेकिन रेत कहाँ होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 33। गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि बताइए। है गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि है क्या? ओरल पिल्स है, सर्विकल कैप है या कंडोम संयक है या ट्यूबेक्टोमी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ट्यूबेक्टोमी होगा। बताइए जल्दी से। गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि है। सॉरी बहन, गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि है। तो गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि क्या है भाई? तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बहन, ओरल पिल्स होगा। क्या होगा? ओरल पिल्स हमारा राइट आंसर होगा बहन, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। संगीता पटेल जी गलत तो नहीं हुआ? संगीता पटेल जी बहन बताइए जल्दी से, गलत तो नहीं हुआ? सीमा देवी जी, विभा जी, आप लोग बताइए तो गलत तो नहीं हुआ भाई? शांति वाजपेयी जी कमेंट कीजिए, गलत तो नहीं हुआ? आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, रश्मि सोम जी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही हैं? रश्मि सोम जी बहन क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही है? हमारी क्लास पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जहां भी रहिएगा रिवीजन करते रहिएगा, जहां भी आप लोग पढ़िए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट बहन। मैं डेली आप लोगों को बोल रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है क्या है बहन? कि आप लोग डेली रिवीजन करते रहिए, जितना जो क्लास पढ़ लिए उसको 2 बार, 3 बार, 5 बार पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। 2.25 की स्पीड लगा के पढ़िए बहन, बस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते, रातों दिन रिवीजन कीजिए। एग्जाम आप लोगों के हाथ में है, नौकरी हाथ में बन आके चली जाएगी, आप लोग पछताते रह जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों की उम्र जाए चली जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत कुछ प्रक्रियाएं हो जाएंगी। तो इस बार जाने मत दीजिएगा, नौकरी आई है, जाना नहीं चाहिए, ठीक ना। नौकरी लेकर के फिर हमको दावत पे बुलाइए कि आइए सर हम लोग खाते पीते हैं, फिर मिठाई उठाई खिलाइए। भाई आप लोग ऐसा काम कीजिए, मिठाई उठाई तो खिलाना चाहिए आप लोगों को। खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे आप लोग बताइए?
चलिए भाई, इतना तो कर देना चाहिए आप लोगों के लिए। इतना मेहनत करता हूँ, रात को रात भर पूरे रात आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करता हूँ, सुबह क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद जाके टाइप करवाता हूँ, फिर वहाँ से लेकर 2 बार 3 बार जाके आने में लेकर फिर टाइप, फिर आप लोगों को रिकॉर्ड करके फिर क्लास देता हूँ। तो इतना तो हमारा हक बनता है कि हमारी बहनें जब नौकरी लग जाए तो हमको मिठाई खिला दें। इतना तो आप लोग कर देंगी भाई, कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताइए संगीता पटेल जी, इतना करेंगे कि नहीं करेंगी आप? आपको तो मैं भाई, हमारे ऊपर तो 12 टॉफी आपका उधार हो गया है और 6 लंगलता उधार हो गया है ना, 5 और 1 6 लंगलता उधार है। तो ये तो सब आपको मैं खिलाऊंगा, लेकिन आप क्या करेंगे आप बताइए? क्लोरोनीकरण के 1 घंटे के बाद उपलब्ध होने वाली मुक्त क्लोरीन है। क्लोरीनीकरण के 1 घंटे के बाद उपलब्ध पूछा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, उपलब्ध होने वाली मुक्त क्लोरीन है तो क्या है? 5 mg/लीटर, 1 mg/लीटर, 0.5 प्रति लीटर, 1 ग्राम/लीटर। बताइए क्या होगा, क्या इसमें हो सकता है? क्लोरीकरण के 1 घंटे बाद उपलब्ध होने वाली मुक्त क्लोरीन है तो कितना होगा बताइए? इसमें कितना हो जाएगा भाई? 34 नंबर का कुछ कंफ्यूजन लगा क्या हमको? नहीं भाई, देखिए इसमें क्या दिया है, 0.5 ग्राम/लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 35, सभी बहने भाई ध्यान दें, जो सुबह की आप लोगों ने मॉर्निंग की क्लास नहीं की है 7 AM की, तो जा करके 7 AM वाली क्लास आप लोग कर लीजिए। ठीक ना, मैं बोला था कि 7 AM की क्लास सभी लोग कर लें, उसके बाद मैं आप लोग को 11 AM पे क्लास दूंगा। 11 AM पे क्लास देने के लिए बोला था, तो 11 AM पे क्लास मैं दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ रही हैं। और इसको पढ़ने के बाद फिर देखा जाएगा, फिर शाम को क्या होगा वो तो देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तो कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है? क्या काली खांसी, टाइफाइड, मलेरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है ना? 35 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो जो जीवाणु से, क्या काली खांसी जीवाणु से नहीं होता है? बिल्कुल होता है। टाइफाइड जीवाणु से नहीं होता है। तो जीवाणु से नहीं जो होता है, तो मलेरिया नहीं होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ये सभी गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? नहीं पूछा है ना, तो मलेरिया नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ भाई, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। बीबाजी बहन बताइए, आप पढ़ने में अच्छी हैं, आप तो आपको भाई क्या करना चाहिए, गाजर का हलवा खिलाना चाहिए ना। गाजर का हलवा खिलाएंगी कि नहीं खिलाएंगी? चलिए बहन, मैं इसी तरह से कहता हूँ आप लोगों को, आप बस पास हो जाइए, अपने मुकाम पे पहुँच जाइए, सफल हो जाइए। मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ बहन आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को लगे कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या बात है। चलिए, वायरस के विकास के लिए आवश्यकता होती है। वायरस के विकास के लिए आवश्यकता किसकी होती है? क्या जीवाणु की होती है, पौधों की होती है, जानवरों की होती है, जीवित कोशिकाओं की होती है? तो वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है बताइए तो? वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वायरस के विकास के लिए भाई किसकी आवश्यकता होती है? सभी बहनें बता दें तो वायरस के विकास के लिए बहन जिसकी आवश्यकता किसकी होती है? तो जीवित कोशिकाओं की होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बहन आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड मिल सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये मत कहिएगा सर आप तो कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड करवा दिए। कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को रिपीटेड होंगे इसमें ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्यों भाई, शांति वाजपेयी जी आप बोली थी कि नहीं सर, कि सर अगर शांति वाजपेयी जी आप बोली थी कि नहीं कि सर अगर रिपीटेड क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और संगीता पटेल जी, 2 लोग तो बोली थी, हमको याद हो जाता है। आप लोग जो बोलती है ना, वो हमको याद हो जाता है कि आप लोग क्या बोली थी। आप लोग बोली थी कि सर अगर रिपीटेड भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के लिए और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा हम लोग का रिविजन भी हो जाएगा। ये बात आप लोग बोली थी, तो कुछ रिपीटेड मिल जाएगा, 2 4 10 5 क्वेश्चन, तो उसमें घबराना नहीं है किसी भी बहन को। जीवाणु प्रयोगशाला में नियमित ऑटोक्लेव के लिए नियोजित तापमान और समय का मानक है? तो क्या 121 सेल्सियस से 15 मिनट के लिए, 132 सेल्सियस 8 मिनट के लिए, 140 सेल्सियस 25 मिनट के लिए, 110 सेल्सियस 30 मिनट के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? जीवाणु प्रयोगशाला में नियमित ऑटोक्लेव के लिए नियोजित तापमान और समय का मानक है, तो तापमान और समय का मानक भी बताना है। बताइए 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 सेल्सियस 15 मिनट के लिए। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। प्लास्टिक सिरिंज किसके द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है? तो क्या गामा किरणें द्वारा, हॉट एयर ओवन द्वारा, ऑटोलेव द्वारा, या फिनाल में धोना? फिनाल में धोना। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई?
फिनाल में हो जाएगा, फिनाइल होगा भाई। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 38 नंबर का, बताइए। प्लास्टिक सिरिंज किसके द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है? प्लास्टिक सिरिंज जो है किसके द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है? तो किसके द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है भाई? तो यह किया जाता है गामा किरणों द्वारा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए। कब्जा संधि निम्न में से किसके मध्य पाई जाती है? क्या ह्यूमरस तथा अंश मेखला के मध्य, फीमर एवं एस्टियाबुलम के मध्य, ह्यूमर एवं अल्ना के मध्य, फीमर एवं श्रोणि मेखला के मध्य? कब्जा संधि निम्न में से किसके मध्य पाई जाती है? तो कब्जा संधि जो पाई जाती है किसके मध्य पाई जाती है? तो ह्यूमर और अल्ना के मध्य पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। विटामिन निम्न में से विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है? क्या गाजर होगा, सेब होगा, शहद होगा या मूंगफली होगा? निम्न में से विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, तो विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या होगा भाई? तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा है क्वेश्चन, पूछिए, पढ़िए दोबारा से कि निम्न में से विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, तो उत्कृष्ट स्रोत क्या होगा? तो गाजर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत होगा, कोई कंफ्यूजन होगा बहन, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताने की आप लोगों की पूरी कोशिश करूंगा, मैं जरूर बताऊंगा। इससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा। मैं डेली कहता हूं कि मैं बताऊंगा, तो मैं डेली बताऊंगा भाई, उससे निश्चिंत रहिएगा। वायसोप्रेसिन को एंटी डायरेक्टिव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है बताइए? यह उच्च रुधिरचाप को कम करता है, यह मूत्र निर्माण को रोकता है, यह मूत्र प्रवाह को कम करता है, यह मूत्र प्रवाह को बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दे, तो सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि वायसोप्रेसिन को एंटी डायरेक्टिव रेटिक ना एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि? तो क्यों कहा जाता है भाई? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो यह मूत्र प्रवाह को कम करता है, इसलिए कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में बनने वाले ग्लोमेरुलर निस्पंदन लगभग होता है, तो क्या 100 लीटर, 150 लीटर, 180 लीटर या 220 लीटर? क्वेश्चन क्या दिया है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए कि एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में बनने वाला ग्लोमेरुलर निस्पंदन लगभग होता है, तो ग्लोमेरुलर निस्पंदन लगभग कितना होता है? बताइए जल्दी से। 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 42 नंबर का तो 180 लीटर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए। किसी स्त्री में एक्यूट अंतःगर्भाशयी कलाशोथ कब विकसित होता है? बताइए, तो कब विकसित होता है? क्या रजनोवृत्ति में मेनोपोज के पश्चात, या रजोदर्शन मेनार्चे के पश्चात, ऑप्शन सी दिया गर्भपात या शिशु जन्म के पश्चात, ऑप्शन डी दिया बचपन में? तो कब होता है भाई? किसी स्त्री में एक्यूट अंतःगर्भाशयी कलाशोथ कब विकसित होता है? बताइए जल्दी से संगीता पटेल, या यह क्वेश्चन आपके करने लायक है, बताइए तो। यह क्वेश्चन आप कर सकती हैं, बताइए जल्दी से, आप कमेंट कीजिए। शांति वाजपेयी जी, विभा जी आप भी बताइए, सीमा देवी जी आप भी बताइए, सभी बहने बताएं भाई, कोई जरूरत हो कि संगीता पटेल जी बता देंगी, आरवी चौधरी जी बता दें, रेखा सिंह जी बताएं, रश्मि सोम जी बताएं, सभी बहने बताएं कि किसी स्त्री में एक्यूट अंतःगर्भाशयी कलाशोथ कब विकसित होता है भाई? तो कब विकसित होता है भाई? तो यह विकसित जो होता है बहन गर्भपात या शिशु जन्म के पश्चात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। देखने में अगर दिक्कत हो रही है तो अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 44 नंबर, दाहिने हाथ में कुल अस्थियां होती हैं, क्या 30 होती हैं, 32 होती हैं, 35 होती हैं या 40 होती हैं? तो दाहिने हाथ में कुल अस्थियां होती हैं, तो दाहिने हाथ में कुल कितनी अस्थियां होती हैं भाई? बताइए जल्दी से। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दाहिने हाथ में कुल अस्थियां होती हैं, तो कितनी होती है बहन? तो ये होती है 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? बताइए, मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? क्या 27 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होती है, 37 जोड़ी होती है या 47 जोड़ी होती है? तो मानव मेरु में जो तंत्रिकाओं की संख्या होती है
वो तो हमको लगा है कि कितनी होती है भाई, बताइए जल्दी से। मानव मेरू में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए। वो तो कितनी होती है भाई, शायद 31 कितनी होती है, 62 ना, कितनी होती है? मानव मेरू में तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो 62 इसमें दिया है। अरे 31 जोड़ी तो दिया है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन। अगले क्वेश्चन पर क्या दिया है? 45 नंबर पर हम लोग चल चल पढ़ लिए। 45 के बाद चलते हैं कौन सा? 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए भाई। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई? सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिए, अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा सभी बहने, लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा। पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई है। तो पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई क्या है बताइए? क्या कै कोलेजन है, सार्कोमियर है, या पट है, या मायोफाइब्रिस है, फाइब्रिल्स है? राइट आंसर क्या होगा बताइए। पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई है। तो पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई क्या है भाई? तो पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई जो है सार्कोमियर है। क्या है? सार्कोमियर। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से थायरॉक्सिन हार्मोन प्रमुख घटक कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख घटक कौन सा है? क्या मैग्नीज है, या सोलिनियम है, या कोबाल्ट है, या आयोडीन है? तो निम्नलिखित में से थायरॉक्सिन हार्मोन जो का प्रमुख घटक कौन सा है? आप लोग बता दीजिए। तो इसका प्रमुख घटक जो होगा 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, थायरॉक्सिन हार्मोन पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 47 नंबर का? तो आयोडीन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। त्वचा में रंगा कण उपस्थित होते हैं। तो रंगा कण कहाँ उपस्थित होते हैं? क्या चर्म में, अधिचर्म में, मैलपीघी स्तर के रंगा कोशिकाओं में, या कणिका स्तर की कोशिकाओं में? तो त्वचा में रंगा कण उपस्थित होते हैं। तो त्वचा में रंगा कण कहाँ उपस्थित होते हैं भाई बताइए। संगीता पटेल जी कर लेंगे क्या इस क्वेश्चन को? हमको तो लग रहा है कंफ्यूजन लग रहा है कि आप कर पाएंगे। त्वचा में रंगा कण उपस्थित होते हैं। तो त्वचा में रंगा कण कहाँ उपस्थित होते हैं? मैलपीघी स्तर के रंगा कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए गलत दिया है ना बहन, अगर कहीं पर क्वेश्चन में गलत शब्द आ जाता है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। सिवाय शब्द आ जाता है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। नहीं शब्द आया तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। को छोड़कर आ जाता है तो ध्यान से पढ़ना है। उपरोक्त सभी दे दे, उपरोक्त सभी दे दे तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस सब बातें को आप लोग ध्यान दीजिएगा। डेली आप लोगों को बता रहा हूँ, गलती आप लोग कर देंगी बहन न। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। क्या श्वसनी वक्ष गुहा में जाकर दो श्वसनी में जाकर विभाजित हो जाता है? स्वर स्तर के चारों ओर उपास्थि से बनी दो प्लेट पाई जाती है। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग ग्लाटिस द्वारा लैरिक्स में खुलता है। ऑप्शन डी दिया है नासा द्वार के बीच का भाग नासावेशम कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 49 नंबर का सभी बहने कमेंट करें तो 49 नंबर का बताइए। संगीता पटेल जी आप बता दीजिए, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, रश्मि सोम जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी भाई बताइए, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आरवी चौधरी जी, आरवी चौधरी जी है ना, एक हमारी बहन जुड़ी है भाई हमसे, आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, सभी बहने भाई कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 का निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन कौन सा इसमें से है भाई? तो स्वर यंत्र के चारों ओर उपास्थि से बनी दो प्लेट पाई जाती है। क्या है बात सत्य है गलत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हो जाएगा ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 50। मस्तिष्क की सबसे बाहरी वाली परत कहलाती है। तो क्या पायोमेटर कहलाती है ना, या पेरिकार्डियम, या ड्यूरामेटर, या धूसर द्रव्य? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन
कुछ थोड़ा सा चेंज है, ऑप्शन भी चेंज है। आप लोग कर सकती हैं बहन, इसको कर दीजिए। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों ने किया है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है, बस जरा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है और क्वेश्चन के थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। अब आप लोग बता दीजिए, एग्जामिनर भी यही करेगा, जो क्वेश्चन बार बार करा चुका है तो बस क्वेश्चन के थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करेगा। तो आप लोग इसको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत कहलाती है, तो मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? पेरिकार्डियम कहलाती है ना, पेरिकार्डियम कहलाती है। बताइए, आप लोग तो लगाएंगे पेरिकार्डियम कहलाती है, कोई लगा देगा दूसर द्रव्य कहलाती है, कोई लगाएगा कि पायोमेटर कहलाती है ना। मस्तिष्क की बाहरी परत, बाहरी वाली परत कहलाती है, तो मस्तिष्क की बाहरी वाली परत क्या कहलाती है बहन? तो डायूरामेटर कहलाती है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी गलत हो जाएंगे ना, ये सभी गलत हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए, किसी का गलत तो नहीं हुआ, मैं तो इसी तरह से बता दिया कि आप लोग क्या करेंगी, लेकिन हमारी बहनें हम जानते हैं भाई गलत नहीं करेंगी, इसको कर लेंगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 51 को थोड़ा कर दीजिए। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा 51 नंबर का? बताइए। हृदय के ऊपरी चेंबर को कहते हैं, तो हृदय के ऊपरी चेंबर को क्या कहते हैं? क्या निलय कहते हैं, आलिंद कहते हैं, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हृदय के ऊपरी चेंबर को क्या कहते हैं भाई? 51 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो हृदय के ऊपरी चेंबर को आलिंद कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? तो प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी नहीं है? क्या अचानक डरने से पलकों का बंद होना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, गर्मी से पसीना आना, आज्ञा मानना? तो कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो नहीं है कौन सी है बताइए। ये मिठाई देखकर मुंह में तो पानी आ जाता है ना। अब किसी को मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाए, किसी को चाय भात देख करके मुंह में पानी आ जाए, तो चाय भात देख करके मुंह में पानी किसको आता है भाई? बताइए जल्दी से, आप लोग तो जानती होंगी ना। चाय भात देख करके मुंह में पानी किसके आ जाता है? किसके मुंह में पानी आता है भाई? बताइए, किसके मुंह में पानी आता है? सभी बहनें कमेंट करें, किसके मुंह में पानी आता है चाय भात देख करके? तो सभी लोग जानते होंगे कि चाय भात कौन देखता है तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। इनको तो सभी लोग जानते होंगे। बताइए, इनको तो सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते भाई? ये सभी लोग जानते हैं। हमारी बहन है, कौन है? संगीता पटेल जी हैं। इनको तो सभी, इनके देखिए मुंह में पानी आ गया है। और ये क्या चाय भात का नाम बस सुन लेंगी, अरे पूछिए मत, चाय भात का नाम सुन ली तो समझिए कि कितनी खुशी इनको मिलती है कि सर आज तो चाय भात मैं खा ली हूँ, आज दिमाग मेरा बहुत दुगना काम कर रहा है। तो दुगना काम कर रहा है तो चाय भात तो खाई है ना सुबह में। तो बताइए इसको, कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? नहीं पूछा, इसको ध्यान दीजिएगा ना। चाय भात पे तो आप आ गई भाई, तो बता दीजिए। चाय भात आपको दिया जाएगा, बताइए। अब बता दीजिए। अचानक डरने से पलकों का बंद होना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, गर्मी से पसीना आना, आज्ञा मानना। राइट आंसर क्या होगा 52 नंबर का? तो 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वन ऑप्शन नंबर, जो नहीं है पूछा है ना, तो आज्ञा मानना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना। प्रतिवर्ती क्रिया तो आज्ञा मानना हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा तत्व की कमी से टेटिने टेटिनी नामक रोग हो जाता है? तो क्या कैल्शियम की, फ्लोरीन की, या सोडियम की, या आयोडीन की? तो निम्न में से किस तत्व की कमी हो जाएगी? तो जो टेटिनी नामक रोग हो जाता है भाई, तो किसकी कमी हो जाएगी? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इंसुलिन बढ़ाता है, तो इंसुलिन क्या बढ़ाता है? क्या ग्लाइकोजोनोलासिस बढ़ाता है, या ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाता है, या ग्लाइकोनियोजेनेसिस बढ़ाता है, या ग्लाइकोलिसिस बढ़ाता है? तो इंसुलिन बढ़ाता है, तो इंसुलिन क्या बढ़ाता है भाई? 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बढ़ाता है? ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 55, टोकोलाइटिक्स में वे औषधियां हैं जो ग्रेस्टेनेटाइनल गति को बढ़ाती हैं, गर्भाशय की गति को बढ़ा देती हैं, या कौन सा है? गर्भाशय की गति को कम कर देती हैं, या ग्रेस्टोनेटाइनल गति को कम करती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? टोकोलाइटिक्स वे औषधियां हैं जो क्या करती हैं? तो ट्रोकोलाइटिक्स औषधियां हैं जो क्या करती हैं भाई? तो वह करती क्या है कि गर्भाशय गति को कम कर देती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे।
अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। रॉकी माउंटेन ज्वर उत्पन्न होता है। तो रॉकी माउंटेन ज्वर कहाँ उत्पन्न होता है, किससे होता है भाई? क्या वायरस से होता है, फंगस से होता है, शैवालों से होता है, या टिक से होता है? तो रॉकी माउंटेन ज्वर उत्पन्न होता है। तो रॉकी माउंटेन ज्वर किससे उत्पन्न होता है भाई? 56 नंबर क्वेश्चन का, 56 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट कर दे, बताइए। तो रॉकी माउंटेन ज्वर जो उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है भाई? ये तो उत्पन्न होता है रॉकी माउंटेन, इसको क्या बोलते हैं, टिक से ना। किससे उत्पन्न होता है? टिक से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हो जाएगा ना। तो रॉकी माउंटेन, इसको देखिए क्या नाम लिख सकता है, एक और नाम लिखेगा, इस तरह से लिखेगा। इसका पूरा नाम देखिए किस तरह से लिखेगा, रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन स्पोर्ट न, क्या लिखेगा, स्पार्टेड लिखेगा ना, स्पार्टेड। क्या लिखेगा? स्पार्टेड। ये क्या है? तो फीवर है, ठीक, फीवर है। एक किससे होता है? और देखिए क्या लिख सकता है, एक देख देगा इस तरह से, RMSF ना, इस तरह से लिख सकता है। इसी को पूछ देगा कि RMSF ज्वर उत्पन्न होता है, इसको लिख करके दे देगा तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगी? इसको अगर लिख के दे देता है कि RMSF ज्वर उत्पन्न होता है, तब भी आप लोग लगाएंगे टिक। राक टिक लगाएंगी, टीके है, ये है रॉकी माउंटेन सॉफ्टेड फीवर, एक है, क्या है? फीवर है। अच्छा, ये रॉकी माउंटेन जो सॉफ्टेड फीवर है, ये किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। किसके? जीवाणु ना, जीवाणु से होता है, ठीक, जीवाणु से। और जीवाणु के से क्या होता है? जीवाणु संक्रमित होता है, और क्या होता है? इसके काटने से। टिक जो है, ये जो टिक है, इसके काटने से होता है, ठीक है ना, काटने से होता है जीवाणु के, टिक काटने से होता है। क्लियर हुआ? गलत तो नहीं हुआ भाई संगीता पटेल? ये तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना इसमें ना। अगर पूछ देगा या तो इस तरह से दे दे कि रॉकी माउंटेन सॉफ्टेड फीवर ज्वर उत्पन्न होता है, चाहे फीवर उत्पन्न होता है, तो इसका क्या होगा? तो टिक होगा। अगर दे देगा कि RMSF ज्वर किससे उत्पन्न होता है, तब भी इसका टिक होगा ना। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर गलत होगा तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा। टिक जो है क्या है? एक जीवाणु है, इसके काटने से फैलता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इतना आप लोगों को भाई एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है? आप लोग तो सभी लोग पढ़ ही चुकी होंगी ना। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत हो बस हमको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि सर नहीं बताएंगे, बताऊंगा जरूर ना, मैं जरूर बताऊंगा बहन, इससे निश्चिंत रहिएगा सभी बहनें। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़िए। विफलता के उपचार में डायूरेटिक्स अति महत्वपूर्ण औषधि है, तो कौन सी है? हृदय गति दर के धीमेपन के कारण, हृदय गति दर के शीघ्रता के कारण, गुर्दे के द्वारा लवण और जल के निष्कासन के कारण, हृदय पेशी अत्यधिक संकुचन के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? विफलता के उपचार डायूरेटिक्स अति महत्वपूर्ण औषधि है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 57 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। तो गुर्दे के द्वारा लवण व जल के निष्कासन के कारण राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। किसके अतिरिक्त सभी हल्के सूक्ष्मदर्शी के भाग हैं? तो क्या कंडेंसर, आईपीस या कवर स्लिप सहित स्लाइड या ऑब्जेक्टिव लेंस? राइट आंसर क्या होगा? किसके अतिरिक्त सभी हल्के सूक्ष्मदर्शी के भाग हैं? तो किसके अतिरिक्त भाई सभी हल्के सूक्ष्मदर्शी के भाग हैं? बताइए जल्दी से। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 58 नंबर का हो जाएगा कवर स्लिप सहित स्लाइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में कौन सा प्राथमिक सहायता का सिद्धांत नहीं है? तो रोगी के आसपास भीड़ रहने देना, तत्परता किंतु शांति के साथ कार्य करना, रोगी का विश्वास प्राप्त करना, रोगी के वायु मार्ग का निरीक्षण करना। राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए संगीता पटेल जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? निम्न में से कौन सा प्राथमिक सहायता का सिद्धांत नहीं है? तो प्राथमिक सहायता का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है भाई? 59 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा रोगी के आसपास भीड़ रहने दें। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। जले हुए भाग को किससे बचाकर रखना चाहिए? क्या मक्खियों से, गंदगी से, धूल से, या इन सभी से? तो जले हुए भाग को किससे बचा के रखना चाहिए भाई? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी जी, आप अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं भाई? बताइए अपना स्कोर आप लोग क्यों नहीं बताती हैं? अच्छा ये बता दीजिए हमको थोड़ा सा कि शांति वाजपेयी जी बहन, शांति वाजपेयी जी बहन, शांति वाजपेयी जी बहन, आपकी हर एक बात, हर एक कार्य हमको अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। आप पढ़ने में भी अच्छी हैं, जो कमेंट बताती हैं वो अच्छा बताती हैं, और बताने का तरीका भी आपका सब कुछ अच्छा है।
आप हर एक तरह से अच्छी हैं, लेकिन एक काम आपका हमको पसंद नहीं आता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपका एक काम हमको पसंद नहीं आता है, आप क्या करती हैं, मैं आपसे डेली कहता हूँ बहन कि 100 में आपके स्कोर कितने गए, इसको क्यों नहीं बताती हैं आप? किसी क्लास में बताएँगी, तो किसी क्लास में नहीं बताएँगी। क्यों नहीं बताती हैं? कोई दिक्कत है बहन? बताइए, क्यों नहीं बताती? इसको बताइए, इस क्लास में आप बताएँगी। शांति वाजपेयी जी बहन आपके स्कोर कितने गए हैं 100 में लिख करके लिखिएगा कि सर 100 में हमारे इतने सही हुए, 90 सही हुए, 95 सही हुए या जितने भी सही हुए हैं आपके 90-95 तो आ ही गए होंगे, इतना तो हम अनुमान लगा रहे हैं आपके बताने से। तो आप बताएंगी ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बहन, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए बहन। अब मान लीजिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ कि आप अपना स्कोर बताइए, ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा क्या है बहन कि जले हुए भाग को किससे बचा कर रखना चाहिए? तो जले हुए भाग को किससे बचा के रखना चाहिए भाई बताइए? जले हुए भाग को किससे बचा के रखना चाहिए? 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? देखिए, मक्खियों से बचा के रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। गंदगी से भी बचा के रखना चाहिए, धूल से भी बचा के रखना चाहिए। जब तीनों ऑप्शन सही होते इन इन सभी से नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। मैपाक्रीन तथा पैलुड्रीन किस रोग के उपचार में प्रयोग होती है? मैपाक्रीन तथा पैलुड्रीन किस रोग के उपचार में प्रयोग होती है? तो क्या प्लेग, मलेरिया, टीबी, निमोनिया? तो किस रोग में उपचार के प्रयोग होती है भाई? किस रोग के उपचार में उपयोग होती है? बताइए जल्दी से। मैपाक्रीन तथा पैलुड्रीन किस रोग के उपचार में प्रयोग होती है? तो किस रोग के उपचार में प्रयोग होती है भाई? तो मलेरिया के रोग के उपचार में उपयुक्त होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 61 का। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 को चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ लिया ना, तो क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़िए। क्या पूछा है बहन? एनाल्जेसिक ना, एनाल्जेसिक यहाँ पे दिया, एनाल्जेसिक कर दिए। एनाल्जेसिक दवा दिए जाते हैं क्या दर्द से मुक्ति के लिए, आराम देने के लिए, नींद बढ़ाने के लिए या पैथोजेनिक के लिए? तो एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, तो किसके लिए दिए जाते हैं भाई? 62 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये दिए जाते हैं दर्द मुक्त के लिए। किसके लिए? दर्द मुक्त के लिए। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 62 नंबर का। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन एसटीडी है? क्या खसरा है, उपदंश है, रोहड़ी है या कैंसर है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एसटीडी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एसटीडी है भाई बताइए? तो यह है उपदंश है। क्या है? उपदंश। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 को सभी बहने कर ले भाई। एक पूर्णकालिक नवजात शिशु की औसत सिर की परिधि होती है। एक पूर्णकालिक नवजात शिशु की औसत सिर की परिधि होती है, तो कितनी होती है? 33 से 35 सेंटीमीटर, 25 से 28 सेंटीमीटर, 28 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 33 सेंटीमीटर। तो कितनी होती है भाई? एक पूर्णकालिक नवजात, पूर्णकालिक दे रहा है, पूर्णकालिक नवजात शिशु की औसत सिर की परिधि कितनी होती है? तो औसत कितनी होती है बताइए, कितनी होती है? 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 33 से 35 सेंटीमीटर होती है बहन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है? तो पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है, इस नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। क्या मानव अंग है, रक्त और अन्य शारीरिक तरल है, या मानव ऊतक है, या साइलड सर्जिकल ड्रेसिंग है? राइट आंसर क्या होगा बताइए? बताइए जल्दी से। संगीता पटेल जी तो कमेंट कीजिए, तो रश्मि सोम जी, आरती देवी जी, और कौन है? आरवी चौधरी जी। बताइए जल्दी से। रेखा सिंह जी बताइए। आरवी चौधरी जी आप कमेंट कीजिए। रश्मि सोम जी क्लास में क्यों अपसेंट हो रही है बहन? आप पढ़ने में इतनी अच्छी हैं, फिर भी आप क्लास को अपसेंट कर रही हैं। सीमा देवी जी बहन, आपके स्वास्थ्य में क्या हुआ भाई? आपके स्वास्थ्य सुधार हुआ कि नहीं हुआ बहन? अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, दवा ववा अच्छे से ले लीजिए, ठंड से बच के रहिए, ठीक ना? ठंड से बच के रहना है आपको। ठंड से बचिए, खूब दवा ववा खा करके, खूब खाना वाना खा करके एकदम मस्त रहिए। खूब पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना बैठ करके खूब पढ़ाई कीजिए। मोबाइल में रिचार्ज पहले से आप लोग करा लीजिए भाई, रिचार्ज खत्म हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी। आप लोगों को जो एग्जाम देने जाना है, तो एग्जाम के लिए पैसा वैसा अगर नहीं मिलने की संभावना, तो पहले से पैसा वैसा जुटाते रहिए। अपना कागज पत्र जमा कर लीजिए, और क्या करते हैं, कागज पत्र सब जुटा लीजिए, सभी अभी से सब फोटो वोटो कॉपी करा करके रखे रहिए। जब आप लोगों का क्या करना होगा, एडमिट कार्ड बस निकालना रहे, और
जो भी कागज पत्र बनवाना है भाई शांति वाजपेयी जी जाकर के बनवा लीजिए। अपना फीस अपना सभी लोग जमा कर दें। SC ST वालों के लिए 80 रुपये लगा है, OBC और जनरल वालों के लिए 200 रुपये लगा है। डेली आप लोगों को बताना पड़ता है, लेकिन आप लोग कौन जमा किया है कौन नहीं जमा किया है हमको समझ ही में नहीं आता है। आप लोग हमारी बहन है, इसलिए हमको बहुत चिंता होती है ना कि आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत लापरवाह हो गई हैं आप लोग। बताइए 65 नंबर को बता दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है? तो पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है। 65 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो स्लाइड सर्जिकल ड्रेसिंग होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 66। टाम्पेनिक झिल्ली का सामान्य रंग क्या है? टाम्पेनिक झिल्ली का सामान्य रंग क्या है? क्या गुलाबी है, येलो एम्बर है, पर्ली ग्रे है या लाल है? तो टाम्पेनिक झिल्ली का सामान्य रंग क्या है पूछा है क्वेश्चन में। बताइए टाम्पेनिक झिल्ली का सामान्य रंग क्या है? बताइए संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा 66 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, पार्ली ग्रे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 यानी क्वेश्चन नंबर 67। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई नहीं बता सकता भाई। क्या कोई नहीं बता सकता? क्या? रात्रि अंधता, बेरी बेरी, सूखा रोग, रक्ताल्पता। राइट आंसर क्या होगा भाई 67 नंबर क्वेश्चन का? सभी बहने कमेंट करें। 67 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होगा? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68। हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं? हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं? यहीं पे रट लीजिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े भाई, यहीं पे एकदम ब्रेन में सेव हो जाना चाहिए। हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं? क्या ऑस्टियोथायरिटिस कहते हैं, या ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, या ऑस्टियोकोडाइट्रिस कहते हैं, कोडाइट्रिस ना, या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं भाई? 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? 68 नंबर क्वेश्चन का यानी 68 नंबर का हो जाएगा ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी बहन को देखने में अगर परेशानी हो रही तो अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 68 नंबर पर पढ़ लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं यानी 69 नंबर पे। 69 नंबर के क्वेश्चन को कीजिए। क्या दिया है बहन? कि एक शरीर का तरल पदार्थ जो जोड़ों में पाया जाता है क्या कहलाता है? एक शरीर का तरल पदार्थ जो जोड़ों में पाया जाता है क्या कहलाता है? क्या एमनियोटिक द्रव कहलाता है, पेरियोटोनियल द्रव कहलाता है, साइनोवियल द्रव कहलाता है, या सेरेब्रोसिपिनल द्रव कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? एक शरीर का तरल पदार्थ जो जोड़ों में पाया जाता है क्या कहलाता है बहन? तो क्या कहलाता है बहन? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो वो कहलाता है साइनोवियल द्रव कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। तीव्र एनाफाइलेटिक रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है। तीव्र एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है तो कौन सी दवा दी जाती है? क्या एट्रोपिन दी जाती है, एमिनोफाइलिन दी जाती है, या डेरिफाइलिन दी जाती है, या एडिनलिन दी जाती है? तो कौन सी दी जाती है भाई? तीव्र एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है तो कौन सी मुख्य वो दवा कौन सी है जो दी जाती है भाई? तो वो दी जाती है एडिनलिन। कौन सी? एडिनलिन दी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 71। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे को कार्टिकोस्टेरॉइड्स देने का प्राथमिक उद्देश्य है तो क्या रक्तचाप को बढ़ाना, प्रोटीन में कम करना, संक्रमण रोकना, सूजन कम करना? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे को कार्टिकोस्टेरॉइड्स देने का प्राथमिक उद्देश्य है तो इसको कार्टिकोस्टेरॉइड्स देने का प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या है बताइए? तो 71 नंबर का तो हमको लग रहा है कि इसका प्रोटीन में को कम करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना? होगा, बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। क्या होगा बताइए? रक्तचाप को बढ़ाना है, संक्रमण को रोकना, सूजन कम करना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे को कार्टिकोस्टेरॉइड के देने का प्राथमिक उद्देश्य है रक्तचाप को बढ़ाना नहीं होगा, प्रोटीन में को कम करना, संक्रमण रोकना, सूजन कम करना। ऑप्शन नंबर बी होगा बहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्लियर है एकदम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़िए। मनुष्यों के युग्मक डिंब और शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बताइए। मनुष्यों के युग्मक डिंब और शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या एक भी गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्र का एक सेट, गुणसूत्रों के 22 युग्म, गुणसूत्रों के 3 सेट। राइट आंसर क्या होगा बताइए। मनुष्यों में युग्मक डिंब और शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बहन? तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई बताइए जल्दी से। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो गुणसूत्रों का एक सेट पाया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 73। एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को कहा जाता है। एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या अंडजनन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, युग्मक जनन कहलाता है, या शुक्र जनन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? तो कहा जाता है अंडजनन कहा जाता है। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ भाई। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी बताइए, सीमा देवी जी, नीरज देवी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी क्लास में एब्सेंट मत हुआ कीजिए बहन। बीबा जी और पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, रूपा विश्वकर्मा, आरवी चौधरी जी पीछे की क्लासे को रिवीजन कीजिए जल्दी से। आरवी चौधरी जी हमारी बहन, आरवी चौधरी जी जितना हो सके बहन, जितनी जल्दी हो सके उतनी रिवीजन कर लीजिए। 1 से लेकर के 105 नंबर की क्लास तक आप रिवीजन कर लेती हैं तो समझिए कि आप बहुत कुछ कर लेंगी। और देखिए इधर कम समय में आपको क्लास दिया गया है। ये हम लोगों का लग रहा है कि मैराथन 22वां नंबर का होगा। 22वां नंबर का मैराथन होगा। मोटी मोटा आप लोगों को हम बता रहे हैं कि बहुत हम लोग को रिपीटेड हुआ होगा, तो 100 क्वेश्चन रिपीटेड कर दिए होंगे, तब भी 22वां नंबर है। तो हर क्लास में हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके हैं ना। अरे 100 क्वेश्चन किए हैं, यानी कि 2200 क्वेश्चन। 2200 में से 100 माइनस कर दिए, 2100 क्वेश्चन तो आप लोगों के ब्रेन में रहना चाहिए। 2100 क्वेश्चन आप लोग के ब्रेन में रहना चाहिए भाई। अभी मैं आप लोगों को इसी तरह से कराऊंगा, इससे निश्चिंत रहिए, ठीक ना। इससे निश्चिंत रहिए, मैं क्वेश्चन इसी तरह से देता रहूंगा, आप लोग बस पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर कोई हमको भाई उल्टा पुल्टा कमेंट मत करिएगा आप लोग। अब इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे तब तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों के लिए आप लोग सोचती नहीं है ना कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। यही क्वेश्चन आप लोगों को ना, अगर 100 क्वेश्चन कोई देता तो 3 घंटे 4 घंटे 2.5 घंटे करा देता, आप लोग खूब खुश हो जाती कि खूब हम लोग को मैराथन बड़ा वाला मिल गया है 3 घंटे का। अरे भाई आप लोग को 1 से 1.5 घंटे में मिल रहा है तो क्या तकलीफ हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? क्वेश्चन मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है आप लोग सोचेंगे नहीं कि कोई, मैं इसको लिखता हूँ रात में बैठ करके लिख करके देता हूँ, और वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइप कर देते हैं तो इससे दिक्कतें हो जाती हैं। बस ये मत सोचिएगा कि मैं डेली आप लोग को वही क्वेश्चन देता हूँ। तो ये लिख करके फिर जा करके उनको देता हूँ तो टाइप करते हैं, तो मैं आप लोगों को ला करके पढ़ाता हूँ, देता हूँ। तो अब लिखने में अब 200 क्वेश्चन अगर कोई लिखेगा बैठ करके तो समझिए कितना टाइम लगेगा। सोचिए आप लोग, 200 क्वेश्चन आप लोग को डेली लिखना हो, अपने से लिखना हो, 2-2 3-3 4-4 किताबों से 38 टॉपिक मिलाना हो, कहाँ से कौन कौन हमारी गलती कर सकती है, किस तरह से क्वेश्चन हमको देना है, तो आप लोग को समझ में तो नहीं आएगा। बस कमेंट करेंगे कि क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं वैसे देते हैं। छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए। बस यही काम कीजिएगा कि कोई भाई हमको उल्टा पुल्टा कमेंट अब मत कीजिएगा। आप लोग करेंगे तो हम तो मन कर रहा है कि हम लोग को बस पढ़ाना ही बंद कर दे अब। प्रसव के दौरान बच्चे के निकलने वाले हिस्से के सामने आंतरिक ओएस के ऊपर स्थित भ्रूण की रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? पूछा क्या क्वेश्चन बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। प्रसव के दौरान बच्चे के निकलने वाले हिस्से के सामने आंतरिक ओएस के ऊपर स्थित भ्रूण के रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? क्या कार्ड प्रोलैप्स कहा जाता है, या कार्ड प्रेजेटेंशन कहा जाता है, या अकल्ट कार्ड प्रोलैप्स कहा जाता है, या वसा प्रेबिया कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए संगीता पटेल जी बहन। वसा प्रेबिया कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 भाई संगीता पटेल जी बहन, आप हमसे बहुत पहले से जुड़ी हैं। हमको लग रहा है कि 2-3 महीने होगा, पहले ही आप जुड़ी थी तो आप हमको कही थी सर मॉडल पेपर करा दीजिएगा, तो मॉडल पेपर की तरह तो करा दीजिएगा सर, खूब आप क्वेश्चन करा दीजिएगा सर, जब तक हम लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग के साथ रहिएगा, तब तक हम लोग को क्लास देते रहिएगा। तब तक तो क्लास दे रहा हूँ बहन, लेकिन अगर कोई हमको उल्टा पुल्टा कमेंट करेगा तो उसका क्या आप सोचिए क्या करना चाहिए उसके लिए। आप सोचिए, आप सोच सकती हैं ना, आप तो सोच सकती हैं कि नहीं सोच सकती हैं
कि आप इतना मेहनत करिए और आपको कोई कह दे कि सिर्फ क्लास में बकवास करते हैं, बहुत कम समय में क्वेश्चन करा देते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा देते हैं, तो ये सब कितना उचित लग रहा है? तो इस हिसाब से तुमको क्लास बंद कर देना चाहिए आप लोगों का। लेकिन आप लोगों का एग्जाम सर पे है, ऐसा हमको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन भाई जो करता है कमेंट तो उसको पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ देना चाहिए। जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो। आज आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जा सकते हैं भाई। हम तो मैं दोनों बात कहता हूँ कि बहन आप लोग जहाँ भी रहिए रिवीजन कीजिए। मेरी जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरे ही क्लास में पढ़िए, लेकिन जो बहन पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए तो मैं दूसरों के बात सुन करके तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। गर्भनाल में होता है, बताइए तो गर्भनाल में क्या होता है? क्या एक धमनी और एक नसें, एक धमनी और दो नसें, दो धमनी और एक नसें, दो धमनियां और दो नसें? राइट आंसर क्या होगा बताइए? गर्भनाल में होता है। तो गर्भनाल में क्या होता है? सिर्फ क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज किया गया है। गर्भनाल में होता है तो गर्भनाल में क्या होता है बताइए संगीता पटेल जी? दो धमनियां और एक नसें। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलिए। मांटगोमरी ग्रंथियां स्तन के किस भाग में स्थित होती हैं? मांटगोमरी ग्रंथियां स्तन के किस भाग में स्थित होती हैं? क्या चूचक के आधार के पास, लोब्यूल के इल्वियोली के पास, यानी दूध वाहिनी का लेक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस डक्ट? राइट आंसर क्या होगा? मांटगोमरी ग्रंथियां स्तन के किस भाग में स्थित होती हैं? तो मांटगोमरी जो ग्रंथियां होती हैं वो स्तन के किस भाग में स्थित होती हैं भाई? तो ये होती हैं चूचक के आधार के पास। राइट आंसर होगा वन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 77। वारफारिन के लिए मारक है। वारफारिन के लिए मारक है तो क्या विटामिन के है, नोलाक्जोन है, एमिनोडेरोन है, या प्रोटामाइन सल्फेट है? राइट आंसर क्या होगा बताइए? वारफारिन के लिए मारक है तो वारफारिन के लिए मारक क्या है? तो इसका मारक जो होगा विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 को पढ़िए बहन। क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया है कि कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्या कोबाल्ट है, कापर है, क्रोमियम है, या मालिब्डेनम है? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो कौन सा जो तत्व है भाई इंसुलिन के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है? बताइए जल्दी से। तो सीमा देवी जी बहन आप बताइए कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसमें कौन सा तत्व है जो इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो क्रोमियम है ना, क्या आ जाएगा? क्रोमियम। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित आहार में से कौन सा घाव भरने में बढ़ावा देता है? निम्नलिखित आहार में से कौन सा घाव भरने में बढ़ावा देता है? क्या कम कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन, उच्च विटामिन सी आहार, उच्च कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन और विटामिन सी, उच्च प्रोटीन, उच्च विटामिन ए और सी, पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन डी और ई? अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित आहार में कौन सा घाव भरने में बढ़ावा देता है? तो घाव भरने में बढ़ावा कौन देता है भाई? तो आहार, उच्च कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन और विटामिन सी। राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? 79 नंबर का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहन ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़िए। रक्त का कार्य है तो रक्त का कार्य क्या है? क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो रक्त का कार्य है तो रक्त का कार्य क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति भी है, वृद्धि कारकों को ले जाना भी है। तो जब दोनों ऑप्शन सही हो रहे तो ए और तथा बी दोनों होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 81 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या पूछा है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? क्या हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना? राइट आंसर क्या होगा भाई? दिल का दौरा किस कारणों से होता है? तो दिल का दौरा किस कारणों से होता है भाई? तो दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 82, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग किए क्या? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया या स्किल सेल एनीमिया। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। बॉन ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग की थी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 83, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रमण एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है क्या? सर्वव्यापी महामारी। कल परसों में क्वेश्चन हम लोग किए थे ना एक बार, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग लग रहा किए थे। सर्वव्यापी महामारी, महामारी, स्थानिक या स्पोराडिक। राइट आंसर क्या होगा बताइए? इस क्वेश्चन को आप लोग किए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग 2-3 दिन पहले पढ़ चुके हैं। बताइए, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो स्थानिक कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पढ़िए, फिर भी गलत नहीं करना चाहिए भाई, उसके बाद गलत करेंगे तो मार पड़ेगा आप लोगों को। पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है उसे कहते हैं क्या? देखभाल, रुग्णता, कल्याण या स्वस्थ। बताइए क्या कहते हैं? कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए तो उसे क्या कहते हैं भाई? 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 85, भ्रम एक विकार है क्या? अनुभूति का, यादाश्त का, विचार का या अनुमुखीकरण का। तो भ्रम एक विकार है। तो भ्रम किसका विकार है भाई? 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो भ्रम एक विकार है। तो भ्रम किसका विकार है? तो विचार का है। विचार आएगा तभी भ्रम होगा। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 86, इबोला क्या? ये भी आप लोग पढ़ चुकी हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक। मैं आप लोग को बता रहा था बन कि 2-4 क्वेश्चन, 10-5 क्वेश्चन अगर रिपीटेड होगा तो घबराइएगा मत। तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को लगेगा सर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आसान क्वेश्चन है। तो बता दीजिए इबोला क्या है भाई? जो लोग आप लोग पढ़ चुकी हैं तो आसान लगबे करेगा। लेकिन अब मैं पहले ही बताया कि बन कुछ क्वेश्चन 2-4-5-10-5 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो इसमें बता दीजिए कि इबोला क्या है? तो इबोला जो है बन क्या है? वायरस है ना। क्या है? वायरस है ना। इबोला क्या है? तो ये एक वायरस है। राइट आंसर होगा बन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 86 नंबर हम लोग पढ़ लिए हैं। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 87 क्या दिया? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? क्या तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, और क्या दिया यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो क्लियर है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है भाई? तो 87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 88, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? क्या मलेरिया का है, फाइलेरिया का है, रिंगवर्म या दांत का, या इनमें से कोई नहीं? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है भाई? तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइलेरिया का वाहक है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, स्तनधारी इसमें यूरिया बनते हैं क्या? गुर्दे में या प्लीहा में, मूत्राशय में या यकृत में? तो ये स्तनधारी इसमें यूरिया बनते हैं। स्तनधारी किसमें यूरिया बनते हैं बताइए? किसमें बनते हैं स्तनधारी में यूरिया भाई? तो 89 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बनते हैं यकृत में ना। किसमें बनते हैं? यकृत में बनते हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 90, इलियम किसका भाग है? क्या श्रोणि मेखला का है, छोटी आंत का है, अमाशय का या अंश मेखला का है? तो इलियम किसका भाग है? तुरंत याद कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इलियम किसका भाग है भाई? तो इलियम जो है भाग किसका है? छोटी आंत का है। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 91, पोलियो का टीका बनाया जाता है जीवित तनु जीव द्वारा, मृत्यु जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा या वायु जीवाणु द्वारा? तो पोलियो का टीका बनाया जाता है। तो पोलियो का टीका भाई किससे बनाया जाता है भाई? 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जीवित तनु जीव द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 92, भ्रूण के लिंग लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है
क्या मादा युग्मक, समयुग्मक, जुगेमेंट, नर युग्मक। तो क्या कहा जाता है भाई, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है। तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है बहन, तो मादा युग्मक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 93। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, क्या जीन का मुक्त होना, अंडाशय, गर्भाशय, उदर का निचला भाग। प्रसव पीड़ा की दीवार में संकुचन के कारण होता है, तो प्रसव पीड़ा की दीवार में संकुचन के कारण क्या होता है भाई, तो 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी बहने कमेंट करें। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा ना। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए बहन। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया है भाई, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 94 पढ़िए, क्या दिया है बहन। मनुष्यों में पाया जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, क्या भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, भ्रूण का पोषण प्रदान करना, भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या होगा 94 नंबर का। 94 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, एक आप लोग दिमाग लगाइए, पढ़िए मत, इसमें कौन हो सकता है देख करके बताइए, देख करके बताइए, बस पढ़िए मत, देखिए और सोचिए कि क्या हो सकता है, पढ़ना नहीं बस देख लेना है। पढ़िए, अब कहेंगे सर देख लेना है तो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा। अरे भाई जो बड़ा है उसको लगाइए यहाँ पे, थोड़ा वो भी मेथड लगा करके देख लीजिए क्या ये मेथड काम कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो डी है। आइए, यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यही काम किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यही सही भी है ना, जो बड़ा होगा वही सही होगा। जब नहीं समझ में आए कौन सा होगा कौन सा होगा, तो जो बड़ा होगा उसी को लगा के आ जाइएगा, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए, क्या कोलिसिस्टोकाइनिन है, एसिड पेप्सिन है, या ग्रास्टिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड है, या ग्रेस्टिन है। राइट आंसर क्या होगा, ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन है। राइट आंसर होगा बॉन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए बॉन, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि है, क्या अग्नाशय है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, या इंड्रिनल है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि कौन सी होगी। 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो इसमें पिट्यूटरी हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों भाई, संगीता पटेल जी गलत तो नहीं हुआ, सीमा देवी जी बहन बताइए गलत तो नहीं हुआ। 97 नंबर पर चलिए, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का अनकांटिक दबाव बनाए रखता है। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का अनकांटिक दबाव बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है भाई, फाइब्रोनोजेन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, या एल्बुमिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, क्या एल्बुमिन होगा। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का अनकांटिक दबाव बनाए रखता है, तो एल्बुमिन बनाए रखता है। राइट आंसर होगा बॉन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित किया जाता है, क्या अधिवृक्क ग्रंथि से, वृषण से, पीयूष ग्रंथि से, या आउटू ग्रंथि से। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित किया जाता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो स्रावित किया जाता है वो आउटू ग्रंथि से किया जाता है ना, किससे किया जाता है, आउटू ग्रंथि से। राइट आंसर होगा यहाँ पे बॉन ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, क्या एमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है, या ट्रिप्सिन है। तो वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है भाई, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव,
आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी बताइए, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, और कौन है भाई, शुभम नाथ, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, श्रेया चौधरी, नीरज देवी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी बताइए, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो वसा के पाचन में जो सहायक एंजाइम है बॉन लाइपेज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़िए। वसा के पाचन में मददगार किण्वक है तो कौन है भाई? एमाइलेज है, लाइपेज है, एंट्राकोइनेज है या ट्रिप्सिन है? तो वसा के पाचन में मददगार किण्वक है तो कौन सा है मददगार किण्वक भाई? राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो लाइपेज हो जाएगा बॉन। क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए बॉन 100 क्वेश्चन हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं बॉन। अब क्या करना है बॉन? क्वेश्चन यहीं से हम लोग की क्लास को समाप्त करेंगे ना बॉन। क्लास को समाप्त करेंगे, जिसको जाना है वो जाए, जिसको हमारी बात सुनना है वो सुन ले थोड़ा सा। यहीं पर क्लास को तो समाप्त किया जाता है बॉन। ठीक है, समाप्त किया जाता है बॉन। एक बात बताइए आप लोग, सुबह की क्लास जो है 181 नंबर की थी शायद। सुबह वाली क्लास कितने नंबर की थी भाई? सुबह वाली क्लास थी जो 7 AM पे हम लोग पढ़े थे। 7 AM पे थोड़ा फास्ट हम लोग पढ़े थे। फास्ट इसलिए पढ़े थे कि आप लोग फास्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, मैं इसलिए फास्ट ध्यान से पढ़ा। 1 घंटे 3 मिनट में 100 क्वेश्चन हम लोग किए थे। कितने घंटे में? 1 घंटे 3 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन किए थे। तो आप लोगों ने उसको कर पा रही थी कि नहीं कर पा रही थी, वही जानने के लिए मैं किया था। तो 181 नंबर की क्लास जो भी बहनें सुबह की नहीं पढ़ी हो जा करके पढ़ लें। बॉन इस क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन किए? 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन किए। 10-15 क्वेश्चन रिपीटेड रहे थे। मैं बताया था कि रिपीटेड हो सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बॉन का कोई भी डाउट होगा बॉन कमेंट करके हमसे पूछिएगा। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाया तो किसी क्लास में जरूर बता दूंगा। 100 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए सभी बहनें हमको कमेंट करके बताएंगी। ठीक ना? संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी आप अपना स्कोर हमको बताइए। शांति वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी आप अपना स्कोर हमको बताइए। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लिख करके आपको बता रहा हूँ कि शांति वाजपेयी जी अपना स्कोर बताइए कि 100 में स्कोर कितने गए, इसको लिख करके हमको बताइए। और क्या बताना था? विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी क्लास में एब्सेंट मत होइए बहन, आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, पढ़ने में अच्छी हैं, आपको इस तरह से एब्सेंट नहीं होना चाहिए। सीमा देवी जी बहन अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। सीमा देवी जी बहन स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। और कौन है भाई? आरवी चौधरी जी, आरवी चौधरी जी आपको क्या करना है बहन? आरवी चौधरी जी पीछे की क्लासेस जल्द से जल्द रिवीजन कीजिए। चौधरी जी, आरवी चौधरी जी पीछे की क्लास से रिवीजन कीजिए। रेखा सिंह जी क्या पीछे की क्लास से रिवीजन हो रहा है? रेखा सिंह जी पीछे की क्लास से रिवीजन हो रहा है? बताइए जल्दी से। और भाई क्या कहना था? हाँ, सीमा देवी जी, सीमा देवी जी बहन आपके स्कोर भाई अभी कम आ रहे हैं। ये आपके कितने नंबर आ रहे हैं? 87, 88 ना, 87 एक आए थे ना, 87 नंबर आए थे ना, 87 नंबर। इसमें 3 नंबर ऐड कीजिए भाई, 87 में 3 नंबर ऐड कीजिए। और कौन थी भाई? बीबाजी, बीबाजी बहन स्कोर तो सही जा रहे हैं भाई, लेकिन आपके 2 नंबर कम हो रहे हैं। 2 नंबर उसको बढ़ाइए। कैसे कम हो रहे हैं? 98 नंबर गए थे तो 2 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए भाई? 97 के 98 गए थे आपके, तो 2 क्वेश्चन क्यों गलत हो गए? 98 तो गए थे संगीता पटेल के, आपके 97 गए थे। बीबा जी आपके कितने गए थे? 97 गए थे ना, 97 आपके स्कोर गए थे। तो ये 2 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए, इसको ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए, क्यों गलत हुआ इसको समझिए। 98 क्वेश्चन आपके गए हैं संगीता पटेल जी बहन, संगीता पटेल जी बहन 98 क्वेश्चन गए। 2 क्वेश्चन जो गलत हुए उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, या क्लास नंबर डाल करके क्वेश्चन नंबर डाल के नोट कीजिएगा कि इसको हमको देखना है, बाद में उसको देख लीजिएगा। इतना आप लोग कर लीजिएगा, स्कोर कम नहीं होना चाहिए। सभी लोग भाई ध्यान दे, 90 प्लस हमको स्कोर चाहिए। अब 90 प्लस भाई सीमा देवी जी बहन क्या करेंगी, कैसे मेहनत करेंगी? 90 प्लस स्कोर लेकर आइए। 2 नंबर कम हो रहा है आपका 90 में, 90 में 2 नंबर कम हो रहा है। 90 कीजिए इसको जल्द से जल्द, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर 90 कर लीजिए। अब ज़्यादा नहीं हमको बोलना पड़े, 90 इससे कम नंबर नहीं रहना चाहिए भाई। इससे नंबर कम होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नंबर कम नहीं होना चाहिए किसी भी बॉन का, 90 प्लस लेकर चलना है हम लोग को टारगेट बॉन ना, 90 प्लस लेकर चलना है बॉन। और कुछ कहना था? और कुछ नहीं कहना था। हाँ बॉन आप लोग बताइएगा कि ये क्लास की जो स्पीड है आप लोगों को कैसी लगी? क्लास की स्पीड आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं लगी? क्लास की स्पीड ज़्यादा तो नहीं लगी? ठीक चल रहा हूँ ना, ये बताइएगा ठीक चल रहा हूँ कि नहीं। अगर ज़्यादा स्पीड लगेगी तो कमेंट कीजिएगा, नहीं सर स्लो कर दीजिए, थोड़ा स्लो कर दिया जाएगा। एक बात और आप लोगों को क्या कहना था? हाँ भाई देखिए भाई, आप लोगों के लिए बॉन मैं इतना मेहनत करता हूँ,
तो आप लोग कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट मत कीजिएगा भाई। आप लोग करती हैं तो बहुत दुखी होता है ये आत्मा भाई। आप लोग कमेंट कर देती हैं तो आत्मा दुखी, जिसके लिए मैं रात रात भर क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, टाइप करवा करके ला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करती हैं तो इसलिए हम बहुत आत्मा दुखी हो जाती है। तो आप लोग इस तरह से मत किया कीजिए भाई। दुखी करके भी आप लोग पढ़ रही हैं, ये कौन सी बात हुई भाई? या तो पढ़वे मत कीजिए। जब आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो मत पढ़िए। फिर आप लोग पढ़ करके फिर लास्ट में लिखती हैं कि ये ऐसा कर दिए, वो ऐसा कर दिए, ये किए थे, वो किए थे। क्या बात है भाई? चलिए बहन, अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सभी बहनों से कहूँगा खूब रिवीजन कीजिए। संगीता पटेल जी बहन, रिवीजन जितना हो सके रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन। जिस क्लास को रिवीजन कीजिए कमेंट आना चाहिए हमारे पास। जिस क्लास को आप लोग रिवीजन कर रही हैं उसका कमेंट आना चाहिए हमारे यहाँ, ठीक ना? कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए बहन, अगर बहन हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए बहन, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही बहन आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ कि जैसे ही मैं बहन कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगी। जब एग्जाम हो जाएगा तो अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले मार के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग एग्जाम तक कर लीजिए, उसके बाद मत कीजिएगा, ठीक ना? चलिए बहन, अगर क्लास हमारी आप लोगों को अच्छी लगी हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अपने तरफ से। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बहन। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहता है कि हमारी बहनें कमेंट करेंगी कि नहीं करेंगी, क्या बात है, पसंद आया नहीं पसंद आया। तो बहन एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा कि नहीं सर क्लास अच्छी लगी। जो कुछ भी हो आप लोग को जो उचित लगे वो उसका कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी तो आप लोग के मन में जो आए वो कर देंगे आप लोग तो भाई। तो अगर आप लोगों को बहन हमारी क्लास पसंद आई हो तो मैं भी वेट करता हूँ कि हमारी बहनें क्या कहेंगे। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा बहन। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए बहन जय हिंद जय भारत।